हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के बचे हुए 4th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। इन नाविकों ने मानसूनी परिघटना पर ध्यान क्यों दिया था, इसको समझते हैं। भारत में मानसून का आगमन जून माह में प्रारंभ हो जाता है। इस समय पवनें भारत के स्थलीय भाग की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण जहाज़ों को भारत की ओर लाना आसान था, क्योंकि जहाज़ जो है वो पवन की दिशा की ओर आसानी से चल पाते हैं, या फिर जहाज़ों को पवन की दिशा की ओर चलाना आसान था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज़ पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में ये वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में ये वाली 20 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके दक्षिण में ये वाली 20 डिग्री अक्षांश रेखा। इन रेखाओं के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, ये मानसून से प्रभावित क्षेत्र है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इसको समझते हैं। जैसे ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में यहाँ पे जो ये स्थल वाला भाग है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और जो ये समुद्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इसको समझते हैं। जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के यहाँ पे दक्षिण में मेडागास्कर देश है, जो हिंद महासागर में स्थित है। इस मेडागास्कर देश के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे जो है उच्च दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो ये उच्च दाब का क्षेत्र है, ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। इसको समझते हैं। जैसे ये वाला भारत का मैप है, इस भारत के मैप में यहाँ पे चीन में तिब्बत का पठार स्थित है। इस तिब्बत के पठार के ऊपर 9 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे ऊंचाई से मतलब है, जैसे ये वाली जो ऊंचाई है ये क्षैतिज ऊंचाई है, और ये वाली जो ऊंचाई है ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। तो इस प्रकार की ऊंचाई में 9 किलोमीटर की ऊंचाई में तिब्बत के पठारी क्षेत्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागर के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। फिर आगे है कि तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भागों में निम्न दाब होता है। तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे हिंद महासागर है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर है, तो इस हिंद महासागर में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा।
यदि यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र है तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। जो दो स्थल है, एक है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और एक है ताहिती, इन दोनों के दाब का अंतर जो है वो मानसून को दर्शाता है, मानसून की गणना के लिए जाना जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, यानी जो है ना दाब का अंतर वो ऋणात्मक होगा तो क्या होगा कि मानसून देरी से आएगा और औसत से कम होगा। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। जो पेरू तट है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके किनारे पर स्थित है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो कहा जाता है। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो इधर से पवनें इस प्रकार आती है, ये व्यापारिक पवनें हैं जो वर्ष भर चलने वाली है। और यहाँ से इस प्रकार जो पवनें चलती है, ये भी व्यापारिक पवनें हैं जो वर्ष भर चलती है। लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। जो मानसून का समय होता है वो 100 से 120 दिन के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि होती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। जैसे ये भारत है, इस भारत में ये वाला जो हिस्सा है ये अरब सागर है और ये वाला हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी। तो दोनों तरफ से मानसून का आगमन होता है। इधर वाला मानसून ये 2 भागों में बटा हुआ मानसून इस प्रकार है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। जो ये अरब सागर शाखा वाली ये जो मानसून पवनें हैं, ये पवनें यहाँ पे पर्वत चोटियों से टकराकर इस तरफ मुड़ जाती है, गंगा के मैदान की तरफ। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। इधर से जो ये वाली अरब सागर की शाखा इस तरफ ऐसे चलती है और इधर से ये दोनों गंगा के मैदान में एक दूसरे से आपस में टकराती है, मिलती है। दिल्ली में
दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। जो दिल्ली है वहाँ पे जो वर्षा है वो कौन सी खाड़ी से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी मानसून जो है वो हर स्थान से एक साथ नहीं लौटता है, लगातार लौटता रहता है, कभी किसी स्थान से तो कभी किसी स्थान से। जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाता है। जो मानसून लौटना प्रारंभ कब होता है? सितंबर माह में हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है, भारत के स्थलीय भाग से भी पहले। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। यानी जो ये द्वीप है यहाँ पे जो मानसून है वो अप्रैल माह में ही आ जाता है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। यहाँ पे जो मानसून है वो वापस दिसंबर में लौटता है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित होता है। ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। जैसे ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में ये वाला जो हिस्सा ये दक्षिणी है, ये उत्तर है। तो जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में लगातार क्या आती है? गिरावट आती रहती है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ से पवनें समुद्र के स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें स्थिर तथा परिवर्तित होती है।
शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। जैसे ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप के यहाँ पे पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर स्थित है। यहाँ पे जिन पवनों का निर्माण होता है, ये पवनें पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है, जो भारत की ओर प्रवाहित होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदान में वर्षा होती है। जो ये मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा करने में ये पवनें योगदान देती है तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर मावठ कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो ये वर्षा होती है, ये पवनें यहाँ पे इस मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा करती है, इस वर्षा को मावठ कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। शीत ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भागों में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तरी पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। मानसून से पहले एक वर्षा होती है जिसको पूर्व मानसून वर्षा कहते हैं। ये वर्षा आम की फसल को पकाने में योगदान देती है, सहायता करती है, इसलिए इन्हें आम्र वर्षा भी कहते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। तो जो भारत का ये वाला जो भाग है, यहाँ पे निम्न दाब का जो क्षेत्र बन जाता है, ये क्षेत्र जब यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो इस प्रकार से बहती है, इन व्यापारिक पवनों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ये दक्षिणी पूर्वी
पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह है यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। जो मासिनराम स्थान है, यहाँ पे है ना सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गरत की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गरत एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर घिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। आप समझेंगे मानसून की वापसी। परिवर्तनीय मौसम अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, जो ये भारत का क्षेत्र है। लौटते हुए मानसून के समय ये वाला जो क्षेत्र है ये उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और ये वाला क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण ये मानसून वापस समुद्र की ओर लौटने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने
से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असंयम हो जाता है। इसे सामान्यतः कवार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। अब पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भागों में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जैसे ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में जो ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पे और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कौन कौन से स्थान हैं? जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशा का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है।
एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है।